हिंदुस्तान पेपर अखबार गुरुवार 30 अप्रैल 2026। पहला लेख है मतदान एक मिसाल। भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को अलग से याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान भी आशा के अनुरूप ऐतिहासिक हो रहा है। समग्रता में वहाँ मतदान ने जो कीर्तिमान बनाया है उसकी तरह तरह से विवेचना होगी और साथ ही सीखने की कोशिश भी होगी। पहला श्रेय मतदाता जागरूकता के नाम है तो दूसरा श्रेय मतदाता सूची पुनरीक्षण को दिया जाना चाहिए। मतदाता सूची सुधार का यह एक बेहतरीन नतीजा है। इसके पहले बिहार और तमिलनाडु के मतदान में भी सूची सुधार का असर दिखा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ वह अद्भुत है। अगर मतदाता सूची सुधार से हर चुनाव से पहले दोहराई जानी चाहिए। लोकतंत्र को ऐसे ही नागरिक और मतदान के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलते हों। इस बार चुनावी गड़बड़ी की बात करें तो एक आध जगह पर पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ रही है और यही उचित है। बहरहाल दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी कुछ जगह कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, मगर अच्छी बात है कि हिंसा वैसी नहीं हुई जैसी पहले होती थी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में 300 के करीब हिंसक घटनाएं हुई थी और 58 लोग मारे गए थे। पिछले चुनाव में मतदान से पहले 8 चरणों में हुए मतदान के समय व मतदान के बाद भी हिंसा हुई, जिससे पश्चिम बंगाल के दामन पर दाग लगे थे। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने विरोधी दलों के समर्थकों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी कुछ जगह हिंसा हुई थी। दरअसल हिंसक तत्व केवल अपने स्वार्थ और अपराध से संचालित होते हैं। किसी पार्टी की राजनीतिक या नैतिकता से उनका कोई लेनदेन, कोई सरोकार नहीं होता है। यह अक्सर कहा जाता है कि हिंसक तत्व पहले से ही वाम दलों की शरण में थे और अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में हैं। ऐसे तत्वों का राजनीति में महत्व शून्य हो जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब जो भी सरकार बने उसे बंगाल के दामन से इस दाग को छुड़ाना होगा। ऐसे हिंसक तत्व अक्सर अपने बड़े नेताओं की बोली भाषा को भी बिगाड़ देते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमने बंगाल के इस चुनाव में देखे हैं। ध्यान रहे, बंगाल देश में सर्वाधिक राजनीतिक हिंसा वाला राज्य नाम आता है। चुनावी या राजनीतिक हिंसा के लिए अक्सर बिहार का नाम लिया जाता है, लेकिन वह इस मामले में 14वें स्थान पर है। चुनावी हिंसा में केरल और तेलंगाना जैसे विकसित माने जाने वाले राज्य बिहार से बदतर है। बिहार ने अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ा दिया है और आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भी न्यूनतम हिंसक घटनाओं के साथ चुनाव 2026 से इसकी शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की एक ख्याति भद्र लोक के रूप में रही है और वहाँ जो भी अगली सरकार बने उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीति भद्रता की ओर कदम बढ़ाए। मतदान के बाद भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहना चाहिए। मतगणना के बाद देख लेने की धमकी बंगाल के नेताओं द्वारा खुलेआम दी गई है, जिसे देश ने सुना है। आगामी दिनों में चुनाव आयोग को भी सजग रहना चाहिए और सुरक्षा बलों की उपयोगिता इसी में है कि वे हिंसा को हर संभव तरीके से काबू में रखें। अगला लेख है वरिष्ठ पत्रकार का प्रभाकर मणि तिवारी जी।
बंगाल में इस बार बदलाव या बदला। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले अमूमन ज़्यादा सुर्खियों में बटोरता रहा है, लेकिन इस बार तो यह सत्ता के दो मुख्य दावेदारों यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक और साख ही नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है। बीते 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनाव महज चौथी बार सत्ता में वापसी की परीक्षा नहीं है। इसमें पार्टी का अस्तित्व भी दांव पर लगा है। दूसरी ओर से उसे चुनौती देने के लिए इस बार अपने तमाम संसाधन झोंकने वाली भाजपा के लिए भी घरों या मरों की स्थिति है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए उसे इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव कई मायने में अभूतपूर्व रहा है। बीते 25 वर्षों में पहली बार यहाँ कोई चुनाव महज 2 चरणों में कराया गया है। इससे पहले 6 से 8 चरणों में मतदान होता रहा है। इसके अलावा भारी तादाद में तैनात केंद्रीय बल और SIR में कटे करीब 91 लाख नामों में राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए गए हैं। बीते कई दशकों में पहली बार बंगाल चुनाव हिंसा न के बराबर हुई है। इससे पहले यह चुनाव से पहले और बाद में भी भारी हिंसा होती रही। अंग बंग और कलिंग पर अपना झंडा लहराने की भाजपा की इच्छा बंग यानी बंगाल पर काबूज हुए बिना अधूरी है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज अपने चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र करते रहे हैं। इसलिए इस बार उसने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया। इसके तहत पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लोगों से बदलाव की अपील करते रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी लोगों से वोट के जरिए बदला लेने की अपील करती रहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार SIR से लोगों का डर का माहौल बना है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। यही वजह है कि पहली बार बंगाल से बाहर काम करने वाले लाखों लोग मतदान के लिए यहाँ लौटे हैं। उनको डर है कि अगर इस बार वोट नहीं डाला तो कहीं अगली बार मतदाता सूची से नाम ही न कट जाए। तार्किक विसंगति वाले 27 लाख वोटर इस बार के चुनाव में वोट नहीं डाल सके। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल ने मतदाताओं के इस डर को ही अपने पक्ष में बुलाते हुए इसे अपने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। भाजपा नेता अपने प्रचार अभियान में राज्य के पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे पारंपरिक मुद्दे उठाते हुए लोगों से बदलाव की अपील करते रहे। बदलाव के नारों के बीच हुए इस चुनाव में दोनों चरणों की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनको भी असली वजह समझ में नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के अलावा झारखंड से सटे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही वह इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोट पड़े उनमें से 59 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थीं। उत्तर बंगाल को तो 54 में से 30 सीटें उसे मिली थीं। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता और उससे सटे इलाके तृणमूल कांग्रेस को गढ़ रहे हैं। इस दौर में जिन 142 सीटों पर वोट पड़े उसमें से पार्टी को पिछली बार 118 सीटें ही मिली थीं, जबकि भाजपा को महज 18 सीटों से संतोष करना पड़ा था। भाजपा ने इस बार ममता के दक्षिण बंगाल के किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत अमित शाह और
अमित शाह लगातार कोलकाता में बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता और आसपास के इलाकों में रैलियां व रोड शो करते रहे। पार्टी का मकसद ममता बनर्जी की महिला व हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना था। इसके तहत ध्रुवीकरण के आरोप तो लगे ही पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को। अगला लेख है कश्मीर पर रुख। कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कल यहाँ नगर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा कि भारत में इतनी शक्ति है कि वह कश्मीर के प्रश्न पर अपना रुख बदलने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा डाली जा रहे दबावों का मुकाबला कर सके। ब्रिटेन तथा अमेरिका ने कश्मीर के संबंध में अपना एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके जिसे अंततः सुरक्षा परिषद ने स्वीकार किया, एक भारी गलती की है। मैं ब्रिटेन व अमेरिका द्वारा भारत के रुख का विरोध तथा पाकिस्तान का समर्थन करने की उनकी कार्रवाई पर प्रकाश डालने के लिए भारी गलती शब्द का जानबूझकर उपयोग कर रहा हूं। टंडन जी ने कहा कि भारत का यह शब्द का यह कर्तव्य है कि वह उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध साहस के साथ डटा रहे। अमेरिका तथा ब्रिटेन शक्तिशाली राष्ट्र है। मैं नहीं कह सकता कि भारत सैनिक दृष्टि से उनके विरुद्ध कहाँ तक खड़ा रहेगा, परंतु मेरा यह मत है कि भारतीय जनता अपने पर्याप्त दृढ़ निश्चय के साथ सभी कठिनाइयों का मुकाबला कर सकती है। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली है तथा उसे यहाँ से खदेड़ने में हम सफल हुए हैं। उसी प्रकार हम आज भी अपनी स्वतंत्रता पर होने वाले नए आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं तथा कश्मीर की रक्षा कर सकते हैं, जो भारत का एक अविभाज्य अंग है। तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा का उल्लेख करते हुए टंडन जी ने कहा कि आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है तथा वह युद्ध छिड़ जाने की हालत में यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसके संबंध में उसका रुख क्या हो। कोई विदेशी ताकत भारत को ऐसे युद्ध का समर्थन कराने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जिस समय भारत गुलाम था, ब्रिटेन में उसे उनकी जनता की इच्छा के विरुद्ध गत विश्व युद्ध में झोंक दिया था। मैं उसे उसकी जनता की इच्छा के विरुद्ध गत विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं कंट्रोलों को कृत्रिम मानता हूं, परंतु मैं महसूस करता हूं कि सभी कंट्रोल तुरंत नहीं हटाए जा सकते। अतः मेरा मत है कि सरकार के ऐसे कंट्रोल हटा देना चाहिए जो अनावश्यक हैं। यदि हमारे व्यापारी सरकार को यह आश्वासन दे कि अपनी सामग्रियों को चोर बाजार या मुनाफाखोरी से नहीं बेचेंगे, तो हम कंट्रोल से मुक्ति पा सकते हैं। अगला लेख है मनसा वाचा कर्मणा, आत्मा से अलग कुछ नहीं। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं। आत्मा तक पहुंचना नहीं होता है। यदि पहुंचना होता तो इसका यही मतलब होता है कि आत्मा इस स्थल पल में नहीं है और उसे प्राप्त करना भी अभी बाकी है। आत्मा अनित्य है। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं है। आप आत्मा हैं, आप पहले से वह है। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को देह मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या विज्ञान है। आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। अपनी ना दिखने वाली आँखों के अस्तित्व की तरह
कोई भी दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता है। जैसे आप अपनी आँखों को दर्पण में वस्तुओं की तरह देखते हैं, इसी प्रकार अपनी आत्मा को भी वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। बस यही एक मुसीबत है, आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने में केवल अपने मैं के बारे में बोलते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला है और उनकी निर्दयता कहाँ है? आत्मा साक्षात्कार रूप को दूसरे की सहायता कर सकता है। यह हर संभव सहायताओं में श्रेष्ठ है। यदि वह सहायता की सुनार की भांति की जाए तो सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना दिखता है, ऐसे ही ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही इससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। एशिया के जो 4 बड़े तेल आयातक देश हैं, उनमें भारत सबसे आगे है। इसके बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 90% तेल खरीदते हैं। हम रोज़ाना लगभग 57 लाख बैरल तेल की खपत करते हैं, जबकि हमारा आयात 52 से 53 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसलिए हम तेल अर्थव्यवस्था भी कहलाते हैं। ऐसे में उस समूह में यदि दरार पड़ती है, जो बना ही इसलिए है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और तेल की कीमत ना घटने दे, तो यह भारत के हित में है। सुखद यह भी है कि हमने बीते कुछ वर्षों से अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। अब हम किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं हैं और करीब 41 देशों से तेल खरीद रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत संबंधों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की आबू धाबी यात्रा से भी सकारात्मक असर पड़ा है। यह 2 दिवसीय दौरा अप्रैल के पहले पखवाड़े में किया गया था। यात्रा में जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा था। माना जा रहा है कि उस पत्र में द्विपक्षीय रणनीति, साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सहयोग व व्यापार बढ़ाने की बात कही गई थी। चूँकि अमीरात हमारा नज़दीकी मित्र है, इसलिए इस तरह की यात्राओं से विशेषकर ऊर्जा संकट के दौर में द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
यूएई में 40 लाख से अधिक भारतीयों की रिहाइश को भी अपना कूटनीतिक महत्व है। कुल मिलाकर यही कहना उचित होगा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी तेल हो तो ओपेक जैसे संगठन विश्व को स्वीकार नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसका कमज़ोर पड़ जाना ही अच्छा है। अगली खबर है कि कई हजार वर्ष बाद नींद से जागा कीड़ा। साइबेरिया एजेंसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की जमी हुई बर्फ से एक ऐसे कीड़े की खोजा है जो 24,000 साल से सोया हुआ था। इसको ज़ॉम्बी वर्म कहा जा रहा है। यह जीव प्लेस्टोसीन युग से बर्फ में दबा था, जब धरती पर विशाल मेमथ पाए जाते थे। जैसे ही वैज्ञानिक ने इसे लैब में पिघलाया, यह न केवल जीवित हो गया बल्कि इसने प्रजनन भी शुरू कर दिया। आज की खबरें समाप्त हो गई।